जनाब सोनी धरती देखने वाले तमाम नाजरीन को ज़िशान अलवी का एक बार फिर से प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम। जनाब यौम यकजहती कश्मीर की बात की जा रही है, या सादा लफ्ज़ों में बात की जाए तो ये कहना चाहते हैं, ए मेरे कश्मीरी भाइयों, ए मेरी बहनों, ए मेरे बच्चों, ए मेरे साथियों, हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ थे। हमारी हमदर्दियाँ, हमारी हर किस्म की दामे दरमे कदमे सुखने, जिस तरह से हम जो कर सकते हैं अपने, मैं अगर पाकिस्तान की आवाम को अगर उनकी तर्जुमानी करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक अगर ज़िंदगी के किसी भी शोबे से है, शोबाए ज़िंदगी में से किसी भी शोबे को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरी हमदर्दियाँ, मेरी तमाम तर ताकतें आपके साथ हैं। बस हमें क्या चाहिए, हमें एक विजन, एक क्लियर हिकमत अमली चाहिए, एक नज़रिया चाहिए कि हमें किस पर करना क्या है। जब वो क्लियर हो जाए को इंशाल्लाह तो तमाम क़ुव्वतें उस सम्त में लगाई जाएंगी। तो जनाब इसी की कोशिश की जा रही है। आज इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आप देख रहे हैं सोनी धरती टीवी चैनल, और मेरा साथ दे रही हैं जनाब राबिया चौधरी। जी हाँ, हम बात करते रहे हैं, हमारे साथ पहले तशरीफ रखते थे प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, उनसे हमने मुख्तलिफ हवालाजात पर बात की, मुख्तलिफ पहलुओं का हमने तज़किरा किया, लेकिन उसमें ज़्यादातर हमारा फोकस रहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है पाकिस्तान के अंदर जो ये मसला कश्मीर को हैंडल करने में और उसको देखने में। फिर हमने उसके अंदर थोड़ा सा तज़किरा किया कि मुस्लिम ममालिक को क्या किरदार अदा करना चाहिए, हमारे यहाँ क्या कोताहियाँ रही हैं, लेकिन अभी बहुत से पहलू तशना हैं। और जनाब आपकी तशनगी मिटाने के लिए हमने बड़ा खूब एहतमाम किया है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं जनाब ज़ैद ज़मान हामिद साहब। सर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। जानी मानी शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मुहताज नहीं है माशाल्लाह। सबसे बड़ा तारुफ तो ये है एक पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, और माशाल्लाह दिफाई तजिया निगार हैं, अपना एक अच्छा नाम रखते हैं। और यकीनन आज हमारी खुशकिस्मती है कि सर आप हमेशा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। हम कश्मीर की क्या ही बात करें, हम अगर बहुत पहले चले जाएं, आपसे पूछने वाली बहुत सी बातें हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि एक बाकायदा सम्त इख्तियार की जाए और हम सबसे पहले जो आगाज़ है उसकी तरफ जाते हैं। आगाज़ है पाकिस्तान जो है आज़ाद हो गया, और कायद आज़म की और मुस्लिम लीग की जो कोशिशें थी, काविशें थी, वो रंग ले आईं और हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरे। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि हमारे साथ एक ज़्यादती भी करती गई, और बड़ी ही नपे-तुले अंदाज में, बड़ी ही प्लान तरीके से हमें हमारे एक बहुत अहम हिस्से से जुदा कर दिया गया, उस हिस्से को हमसे जुदा कर दिया गया जिसके बारे में हमारे कायद ने, जिसकी हर बात को हम अपने लिए एक मशेल राह समझते थे, उसने एक क्लियर पॉलिसी दे दी थी, एक विजन दे दिया था, एक बात बता दी थी कि ये नज़रिया है, क्या है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। ठीक है, तो उस शहरक के लिए पहले तो ये बताएं कि हमारे कायद ने क्या कोशिशें की, फिर हम आगे आएंगे कि हमने क्या किया और क्या करना चाहिए। देखो बच्चों, पहली बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात ये कि देखें, इस तरह आपने कहा कि आज ये पैगाम हम भी देना चाहते हैं अपने कश्मीर के तमाम मुसलमानों को कि हम आपको ना भूले हैं जी, ना आपको तर्क किए बैठे हैं। अल्लाह की कसम, हम कश्मीर इंशाअल्लाह आज़ाद भी कराएंगे, उसको पाकिस्तान का हिस्सा भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। और ये पाकिस्तान की हर नस्ल की जिम्मेदारी है जी। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे बड़ों ने जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, पहले उन्हीं की बात आपने कायद आज़म से शुरू की जी। टीपू सुल्तान के बाद अल्लाह ने मुसलमानों को कायद आज़म से बड़ा लीडर नहीं दिया, बिला शुक्र। वो मर्द दरवेश, देखने में अंग्रेज लोग उसको कहते थे जी, और अपने वजूद में टीपू सुल्तान का दिल रखते थे। और जिस तरह उन्होंने अंग्रेजों की आंखों में डाल के बात की, जिस तरह उन्होंने उस वक्त हिंदू कांग्रेस की, हिंदू ज़ायनिस्ट की आंखों में डाल के बात की, जिस तरह मुसलमानों के विजन को, मुस्तकबिल को वो समझते थे जी, हकीकत भी यही है कि उसके बाद आज तक मुसलमान दुनिया में उन जैसा कोई लीडर पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल दोस्त। तो जब कायद आज़म ने कश्मीर को हमारी शहरक कहा जी, उस वक्त लोगों को समझ नहीं आया, यकीन कीजिए लोगों को समझ नहीं आती थी कि कश्मीर एक जमीन का टुकड़ा पहाड़ों में, कराकोरम और हिंदू कुश रेंजेस के आसपास, हिमालयाज के अंदर, वो हमारी शहरक कैसे हो सकता है। लेकिन आज पाकिस्तान के 60-63 साल गुजरने के बाद हमको अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान का पानी वहां से आता है। जोग्राफियाई एतबार से हमारे तमाम दरियाओं पर इंडिया इस वक्त डैम बना रहा है। पाकिस्तान जो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी पूरी ज़राअत इस पर और मईशत, कभी वो पानी रोकते हैं क्रॉप सीजन में, कभी वो पानी छोड़ते हैं फ्लड सीजन में, और ये सैलाब जो बरपा हुए हमारे ऊपर। तो सबसे बड़ी बात तो पाकिस्तान का पानी, एग्रीकल्चर, हमारी खुराक, सब कुछ वहां से आती है। दूसरी बात चीन के साथ जो हमारे जितने रास्ते हैं, आइंदा आने वाली सदियों में जो जियोग्राफिक अलायंसेस बनेंगे, सिक्योरिटी अलायंसेस बनेंगे, इकोनॉमिक अलायंसेस बनेंगे, उसमें पाकिस्तान और चीन कलीदी किरदार। हमारा जमीनी खित्ता कश्मीर गेटवे है उसका। उसके बाद जो ग्लेशियर है वहां पे, यानी पूरे पाकिस्तान की जो आबो हवा कंट्रोल करते हैं वो इलाके, सियाचिन और वो सारे एक्साई चेन, बड़े बड़े ग्लेशियर जो सारे खित्ते में, वो कश्मीर में।
اور سب سے بڑھ کر ہمارا ایمان اور محبت کا تعلق ان قوم کے ساتھ جی جس سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو ہم اپنا حصہ بنائیں گے، جس نے ہمارا حصہ بننا تھا. ریڈ کلف ایوارڈ میں جیسے آپ نے کہا ماؤنٹ بیٹن نے جو غداریاں کی جی اور آخری لمحے کے اوپر وہ راستے کاٹ دیے. جی قائد اعظم کی ویژن دیکھیے، وہ پاکستان آپ کو ملا ہے کہ جس کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. جی ٹین کے لکڑی کے ڈبوں پہ بیٹھ کے سرکاری دفتر چلتے تھے، ببول کے کانٹوں سے آپ پیپر کلپس بناتے تھے، کاغذوں کو جلا کرتے درست ہے، بالکل درست ہے. تھے. اس پاکستان کے پاس جس کے پاس فوج نہیں تھی، جی وہ پاکستان جس کی مسلمان فوجوں کو انگریزوں نے پوری دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بکھیرا ہوا تھا، اور ہندو اور ڈوگرا فوجوں سے کہ فوجیں واپس بلا لی انہوں نے، مسلمان دستے واپس نہیں بلائے. اچھا جی اور جو مسلمان فوج کا اسلحہ پاکستان میں تھا، یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ انگریزوں نے کشتیوں میں بھر بھر کے سمندر میں پھینکا تاکہ پاکستان فوج کے پاس اسلحہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، ہر طرح سے کرش کیا. اور اس وقت مسلمان آفسر تھے ہی نہیں، تو پاکستان فوج کا کمانڈر ان چیف بھی اوکن لیک اور گریسی انگریزوں کو بنایا. جی قائد اعظم گورنر جنرل تھے. ایسی اس قسم کی حالت میں قائد اعظم نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھ غداری ہو چکی ہے، جی تو آپ نے پاکستان فوج کو حکم دیا ہے کہ کشمیر میں داخل ہو جائے. یعنی جو پاکستان جس کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کیا، جی یہ نہیں کہا کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، جی ٹھیک ہے. اپنی فوجوں کو کہا کشمیر میں داخل کرو. جی گریسی اس وقت کمانڈر ان چیف تھا، اس نے انکار کر دیا، حکم عدولی کر دی. اس نے حکم عدولی کی. جی قائد اعظم اس پر آرام سے نہیں بیٹھے. آپ نے پورے شمالی پاکستان سے فرنٹیئر کے مجاہدین، محسود اور وزیر قبیلے کے مجاہدین، چترال سکاؤٹس، گلگت بلتستان سکاؤٹس، جہاں جہاں مسلمان فوجیں، دستے، پیراملٹری ملیشیا اویلیبل تھی، ان سب کو کہا کشمیر میں داخل ہو جاؤ. اور پاکستان نے اپنی پہلی جنگ قائد اعظم کی حیات میں، دیکھیے قائد اعظم پاکستان کے انتقال بننے کے 1.5 سال بعد، 1.25 سال بعد بہت کم پہلا حکم جو قائد اعظم نے دیا ہے کہ کشمیر کو بزور شمشیر حاصل کرو جا کے. ٹھیک ہے. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی مسٹ نیور فارگیٹ. اگر کشمیر، اور یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ڈپلومیسی سے کشمیر نہیں ملتا، تو ہم تلوار کی زور پہ لیں گے. اچھا، لیکن تلوار کے زور پر ہم نے کوشش کی سر، اور ہم بڑے بھی، آگے بھی گئے، ٹھیک ہے. اور جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ جی حکم عدولی ہو گئی اور باقاعدہ طور پر وہ ہم لانچ نہیں کر سکے، وہ جو ہمیں ایک اٹیک لانچ کرنا چاہیے تھا، ڈیفنس کے لیے جانا چاہیے تھا، اس کے ہم اگلے پہلو کا. جی نہیں، ایسی بات نہیں ہوئی. دیکھیے جس بات کے باوجود کہ انگریز کمانڈر ان چیف نے حکم عدولی کی، لیکن مجاہدین داخل ہو گئے کشمیر. جی بالکل اسی پہلو کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہاں سر ہمارے پاس ایک چھوٹی سی بریک ہے. بریک پر جانے کے بعد ہم اس اہم موضوع کو کچھ آگے بڑھائیں گے، کچھ اور تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سونی 30 ٹی وی چینل، اور اس میں آج ہم یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو صرف اور صرف ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے، اس کا ثبوت دینے کے لیے ہم نے بھی سجائی ہے. پورا پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے. لوگ اپنے اپنی حیثیت میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم اپنی حیثیت میں یہ کر سکتے ہیں کہ آج کشمیر کا تذکرہ چھیڑا جائے، اور صرف روایتی تذکرہ نہ چھیڑے بلکہ کوئی ایسی بات ہو جو عملی بات ہو، جس کو بنیاد بنا کر ہم آگے کا رستہ وضع کر سکیں. تو جناب اس میں ہماری مدد کر رہے ہیں جناب زید زمان حامد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سر بات جہاں چھوڑی تھی وہیں سے آگے لے کر جائیں گے کہ آپ نے بات کی، میں نے عرض کیا تھا کہ جی قائد اعظم نے حکم جاری کیا کہ جی فوج وہاں لانچ کر دی جائے اور بھیج دیا جائے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے، لیکن حکم عدولی ہوئی. لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ وہ ایفرٹ جاری رہی، اس میں مجاہدین کا کردار تھوڑا سا اس پر روشن ہے. دیکھیے جو بات آپ سے ہم نے کہی نا کہ پاکستانی فوج اس وقت ہمارے پاس تھی نہیں، اور جو پاکستانی فوج تھی وہ مہاجرین کو لانے اور لے جانے میں تھوڑے بہت دستے تھے، وہ لگے ہوئے تھے. لاکھوں مہاجرین پاکستان پہنچ رہے تھے، 50 لاکھ شہداء رستے میں ہو چکے تھے، اور اتنی بھاری ذمہ داری تھی پاکستان فوج کے چند دستوں پہ جو موجود تھے ہمارے پاس، چند ہزار کی ایسی کہ نہ اسلحہ، نہ ٹینک، نہ آرمر، نہ آرٹلری، ہمارے پاس کچھ اکوپمنٹ نہیں. اسلحہ بنانے کی کوئی فیکٹری پاکستان میں نہیں تھی. ہمارے حصے کا اسلحہ انگریز باقاعدہ یا تو انڈیا میں روک لیا گیا تھا، یا جو پاکستان میں موجود تھا اس کو سمندر برد کر دیا گیا انگریز افسروں نے لے جا کے. اور جو مسلمان دستے تھے ان کو برما اور دوسرے فرنٹ میں واپس ہی نہیں منگوایا گیا، اور پارٹیشن ہو چکا تھا. اس صورتحال میں جب قائد اعظم کا آپ یہ فیصلہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کو بزور شمشیر لیا جائے، تو یقین کیجئے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. کتنے عظیم الشان لیڈر تھا وہ ہمارا، کہ اس حیثیت میں بھی اپنی غیرت اور عزت کا سودا نہیں کیا. اور اس وقت الحمدللہ ہمارے ٹرائبل ایریا کے مجاہدین، ویسے ہی ٹریڈیشن ہے اسلحہ رکھنے کا، اسلحہ ٹرائبل ایریاز میں ہمیشہ سے رہا ہے، غیرت مند دلیر قوم ہے ہماری. پھر چترال سکاؤٹس کے مسلمان تھے، ان کے پاس والی چترال کے پاس اپنی کچھ ملیشیا تھی، گلگت کے والی کے پاس اپنی کچھ ملیشیا تھی. ہر طرف سے قائد اعظم نے حکم دے دیا کہ مسلمان دستے، پیراملٹری، ٹرائبلز، جو فوج اویلیبل ہے، پاک فوج کے چند ایک جوان جو افسر جو مل سکے، سب کو کشمیر میں داخل کر دیا گیا.
اور جو آزاد کشمیر آج آپ دیکھتے ہیں، جو ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے، یہ قائد اعظم نے بائی فورس تلوار کے زور پر آزاد کروایا. جی بالکل درست. اس کا مطلب ہے کہ جو قائد اعظم کی زندگی میں ہی پہلا جہاد ہو چکا تھا اور قائد اعظم کی اجازت سے ہوا. باقاعدہ اعلان جہاد کیا گیا تھا، باقاعدہ اعلان جہاد، مجاہدین بھیجے گئے تھے، اور یہ ساری پالیسی قائد اعظم کی خود تھی. یہ پالیسی کسی مولوی کی بنائی بھی نہیں تھی، یہ پالیسی کسی ڈکٹیٹر کی بنائی بھی نہیں تھی، یہ پالیسی بابائے قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی تھی. آپ نے مجاہدین داخل کیے، سری نگر کے ہم قریب پہنچ چکے تھے، اور اس وقت انڈین آرمی نے اپنے ایئر فورس، ان کے پاس چونکہ ایئر فورس بھی تھی، ان کے پاس آرٹلری اکوپمنٹ اور آرمر بھی تھا، انہوں نے ہوائی جہاز سے فوجیں سری نگر میں اتارنا شروع کر دی، اور سری نگر کا ایئرپورٹ مجاہدین کیپچر نہیں کر سکے. مگر دوسری طرف جو شمال سے مجاہدین آ رہے تھے، آپ یقین کریں گے کہ ہم کارگل کیپچر کر چکے تھے. اچھا، کارگل ہم لے چکے تھے. آج کارگل انڈیا کے پاس 1948 میں ہم کارگل 48 میں ہم کارگل لے چکے تھے. کارگل ہمارے پاس، گلگت بلتستان کا یہ سارا علاقہ اسی دور میں آزاد کرایا گیا تھا. کارگل بھی ہم نے لے لیا تھا، لیکن دشمنوں کے پاس ٹینکس تھے، وہ ٹینک لے کے گئے. اور یہ جنگ آپ یقین کریں گے، قائد اعظم نے پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع کی. قائد اعظم کا 1.25 سال کے بعد انتقال ہوتا ہے 48 میں. اس وقت تک یہ جنگ جاری تھی، اور اتنا پریشر نظر آ رہا کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. اچھا، اس کے باوجود کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، کچھ بھی نہیں، اتنی عسکری جو طاقت نہیں تھی ہمارے پاس، مضبوط نہیں تھی، لیکن ہمارے پاس جانثار دستے تھے، ہمارے پاس مجاہدین تھے، وہ لوگ تھے جو جذبہ قربان کا جذبہ تھا. ہمیشہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مسلمان جذبہ ایمانی سے لڑتا ہے، ہتھیاروں سے تو کبھی نہیں لڑتے. قائد اعظم کے انتقال کے بعد جب لیاقت علی خان کی حکومت آئی تو اس وقت پوری دنیا کا شدید دباؤ پڑا، ڈپلومیٹک پولیٹیکل، کہ اس جنگ کو روکا جائے، سیز فائر کیا جائے. اچھا، انڈین پرائم منسٹر بھاگے بھاگے یونائٹڈ نیشنز میں چلے گئے، اور باقاعدہ یونائٹڈ نیشنز میں بھیک مانگی انہوں نے جا کے کہ صاحب کسی طرح پاکستان کو روک لے، ہم کشمیر میں انتخابات کرواتے ہیں، پلیبسائٹ کرواتے ہیں. جی بالکل آن ریکارڈ ہے، آن ریکارڈ باتیں ساری. دیکھیے، مسلمان کا عزت ملک قوم آبرو اللہ کے رسول پہ محبت تعلق ہمارا ہے، لیکن ہم بڑے اچھے ڈپلومیٹس نہیں ہیں. ہم ہمیشہ ڈپلومیسی اور انفارمیشن اور میڈیا کی جنگ میں ہمیشہ مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ ڈپلومیسی میں جو ہے شک کا ایلیمنٹ بہت ضروری ہے. آدمی کو چانکیا کی طرح شاطر، مکار، دھوکے باز ہونا. ڈپلومیسی کا مطلب یہ منافقت. ایکچولی the word diplomacy actually means hypocrisy، منافقت. یعنی یہ ان کو سکھایا جاتا ہے اس پروفیشن میں کہ آپ نے جھوٹ کیسے بولنا ہے، ڈسپشن کیسے کرنی ہے. مسلمان to be honest by nature ہم اس قسم کے لوگ نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہسٹری ہماری اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہم ڈپلومیسی میں ہمیشہ میدان جنگ میں جیتتے ہیں، اور جیتی بھی جنگیں ڈپلومیسی کی ٹیبل پہ ہار ڈالتے. ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی غلطی کی. تو غلطی، دیکھیے بات یہی ہے کہ اس وقت کی حکومت کا فیصلہ یہی تھا کہ ہم کشمیر میں جہاد کو تھوڑی دیر روکتے ہیں، الیکشن کرا لیتے ہیں، کرا کے دیکھتے ہیں. 1.25 سال سے جنگ چل رہی ہے. UN پہ کیا اتنا اعتماد کیا جا سکتا تھا؟ اس وقت نئی نئی UN تھی، لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اس کی کوئی مورل، پولیٹیکل، انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے، توقعات تھی لوگوں کو. اب UN میں جانے کے بعد وہ دن اور آج کا دن، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نارتھ انڈیا نے کبھی انتخابات کرائے، چند دنوں کے بعد زبان بدل گئی، ٹون بدل گئی. جب انڈین فوجیں وہاں چلی گئیں، بنکر مورچے ان کے مضبوط بن گئے، انہوں نے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر لیا، ٹائم لے لیا. اینڈ دین اس کے بعد جو مومنٹم تھا جہاد کا وہ ختم ہو گیا، کارگل ہاتھ سے نکل گیا. اب دیکھیے، اس کے بعد کشمیر ہمارے لیے ہمیشہ ایک جذباتی، ایموشنل. مجھے یہ بتائیں سر کہ ہم نے اس غلطی سے سیکھا کچھ؟ جب ہم آگے سفر بڑھتا ہے تو ہم نے اس سے کچھ سیکھا؟ نوٹ کیجئے، 1948 میں جنگ ہم نے روکی ہے، اس کے بعد 65 تک پریکٹیکلی کوئی میجر آپریشن ہم نے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے نہیں کیا، نہ کوئی ہم نے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک انوائرمنٹ کریٹ کی کہ انڈیا پر دباؤ بڑھایا جائے. کیمپس تقسیم ہو گئے، پاکستان امریکن کیمپ میں چلا گیا، انڈیا رشین کیمپ میں چلا گیا، سوویٹ کیمپ میں، اور انڈیا پر کوئی دباؤ نہیں تھا، انٹرنیشنل دباؤ. UN کی جو قراردادیں ہیں، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو UN کی اصلیت بھی معلوم ہو گئی کہ UN جو تھا وہ ایک ڈھکوسلا ہے جو صرف غیر ملکی طاقتوں کا مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے انہوں نے ایک انٹرنیشنل گورنمنٹ ایک بنائی ہوئی ہے، جہاں یہ صرف ان ایشوز پر بات کرتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جاتے ہیں، اور اپنے مفادات کو انٹرنیشنل پاورز اس پلیٹ فارم کے ذریعے دفاع کرتے ہیں. 65 کی لڑائی ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے کہ جو ہماری پہلی جنگ کشمیر پہ ہوئی. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کشمیر میں سیز فائر ہوا تھا، کشمیر میں کبھی بھی امن کے معاہدے نہیں ہوئے، ایگریمنٹس نہیں ہوئے، کانٹریکٹس نہیں ہوئے، نہ ہی کشمیر کی جو لائن آف کنٹرول ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، وہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، وہ لائن آف کنٹرول ہے، وہ سیز فائر لائن. ٹھیک ہے.
इस किस्म जिस तरह आप नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान देखते हैं 50 में जंग हुई, तो इनके बीच में जो बॉर्डर है वो सीज फायर लाइन कहलाता है। टेक्निकली 60-40-50 साल हो गए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अभी तक हालत जंग में है, एंड इट्स ओनली अ सीज फायर। सीज फायर कभी टूटता है, सीज फायर दोबारा हो जाता है। ये नहीं हुआ कि इंटरनेशनल बॉर्डर रिकॉग्नाइज कर लिया गया नॉर्थ और साउथ के दरमियान। इसी तरह कश्मीर पे लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो ये हमारी कौम को ये बात समझना बिल्कुल लाजिम है, हमारे बच्चों को भी, हमारी मीडिया को भी, कि इंटरनेशनल बॉर्डर वो है कि जो सिंध से लेके चलता है और आपका कश्मीर के नीचे तक आता है। तो इस हवाले का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि कश्मीर में पिछले 63 साल से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हर पोस्ट पर झड़पें हो रही हैं, और कभी वो कैप्चर कर लेते हैं, कोई एक पहाड़ी वो पकड़ लेते हैं, कभी हम एक पहाड़ी पकड़ लेते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल 10 दफा अपनी जगह बदल चुकी है। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा अगर वहां पाकिस्तान उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करे कि जो कायदे आजम ने की थी कि हम मुजाहिदीन अंदर भेजें या फौजी अंदर भेजें और कश्मीर को आजाद कराने के लिए, तो हम कोई इंटरनेशनल लॉ वायलेट नहीं कर रहे। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे सामने बहुत से पहलू हैं। लेकिन आज हम एक दिन की बात नहीं कर रहे, एक एफर्ट की बात नहीं कर रहे। आज हमारे सामने 64 साल की पूरी हिस्ट्री है, हमारे सामने एक दास्तान है जिसके अंदर मुतअद्दिद कोशिशें की गई, अस्करी कोशिशें भी की गई, सफारती सतह पर भी बातें की गई। हम ये देखते हैं कि अस्करी सतह पर भी की जाने वाली कोशिशें कोई इतनी समरावर साबित नहीं हुई। हमें कुछ ऐसे जो जिसे कहते हैं ना कि ठोस नताइज नजर आना, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया, कहीं नजर नहीं आया। तो फिर हम अगर दोबारा बात करेंगे कि जी आज के दौर में हम खड़े होकर फिर अल-ऐलान बबांग दौल ये कहें कि जी नहीं, हमें शमशीर उठाकर फिर कश्मीर निकल जाना चाहिए, तो हमारी पहले एफर्ट्स भी तो हमारे सामने हैं। देखिए, मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया शहर को फतह करने के लिए 900 साल लगाए जी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से, क्योंकि हुजूर की हदीस शरीफ थी कि कुस्तुनतुनिया लाज़मन फतह किया जाएगा, हजरत उमर के दौर से मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया की प्लानिंग शुरू कर दी थी, और सुल्तान मोहम्मद फातेह 1453 में 900 साल के बाद जाके कब्जा किया। ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है, उसमें एक नस्ल लगे, 2 नस्ल लगे, 3 नस्ल लगे, हमें इसकी कोई प्रॉब्लम, बट वी हैव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, इंडिया हमारा पानी भी बंद करेगा। देखिए, अगर आप कश्मीर की सरजमीन के लिए जंग नहीं करते ना, अपने पानी के लिए और अपने खाने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, भूखे तो नहीं मर सकते हैं। इंडिया ने जो वहां पे कम से कम 40-50 बड़े बड़े डैम बना दिए हैं, आपका सारा पानी अब वो कंट्रोल कर रहे हैं, कब तक रुकेंगे आप? दुनिया भी जानती है कि आइंदा आने वाले वक्तों में जंगें जो है वो पानी पर होंगी, नजरियात पर होंगी, आइडियोलॉजी पे। देखिए सर, जो प्रेजेंट जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, इसमें ये भी तो दानिशमंदी नहीं है कि हमारा तमाम फोकस अफगानिस्तान की तरफ है, हम उधर एंगेज्ड हैं, ठीक है, हमारी फौजें जो है वो मसरूफ हैं इस वक्त, अपना डिफेंस भी हमें करना है, ठीक है। अगर हम ऐसी सूरत हाल में चले जाते हैं, फिर अमेरिका जैसी ताकत भी जब अफगानिस्तान पे, अमेरिका पे या दुनिया में कोई भी काम करना चाहती है, तो पहले महीनों मीडिया कैंपेन के जरिए लोगों का जहन साजी करती है, परसेप्शन मैनेजमेंट, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। इंडिया ने भी जब भी कोई काम करना होता है, पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, पाकिस्तान को दहशतगर्द उन्होंने डिक्लेयर कराने की अगर कोई कैंपेन चलाई है, तो दुनिया के हर मुल्क से तजारती मुआहदे पहले किए हैं ताकि उसके साथ उनके पर्सनल इंटरेस्ट हो। उसके बाद हर मुल्क के हुक्मरान को अपने मुल्क में बुलाते हैं और तजारती मुआहदा साइन करने से पहले कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बयान दो जी, प्लान करते हैं, एनवायरमेंट बिल्ड की जाए। तो पहले आप एक डिप्लोमेटिक एनवायरमेंट बनाते हैं, आप एक मीडिया परसेप्शन एनवायरमेंट बनाते हैं, और उसके बाद जब दुश्मन पे इतना प्रेशर डाला जाता है कि सिर्फ आखिर में फैसला कुन मैदान जंग में ताकत से पहले आपको एनवायरमेंट बिल्ड करनी पड़ती। सिर्फ यही गलतियां हमारी 65 में थी। देखिए, आप गलतियों के सीखने की बात करते हैं। 65 में हमने ग्लोबल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट तैयार ही नहीं की। पाकिस्तान ने जज्बाती तौर पर, जोशीले तौर पर एक फैसला किया, अपने कुछ कमांडो दस्ते कश्मीर में दाखिल किए। ख्याल यही था कि मकामी कश्मीरी आबादी उठ खड़ी होगी, इंडिया के खिलाफ एक बगावत होगी, हम इनको निकाल बाहर करेंगे। मगर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट सेट नहीं थी, मकामी आबादी तैयार नहीं थी। ये जरा जज्बाती फैसला जरूर था, लेकिन दलेराना था। ठीक है, हमें कोई नुकसान, हमने यानी कम से कम हमने अटेम्प्ट तो की ना यार, वी फेल्ड, डजंट मैटर, एटलीस्ट वी ट्राइड हमने। और उसके नतीजे में हमारी इंडिया के साथ एक जंग भी हुई। इंडिया को पैगाम मिल गया कि कश्मीर के मामले पे हम जंग करने के लिए थे। ठीक है, इंडिया ने, देखिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। ये इंतहाई अहम नुकता है समझने के लिए। इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान में जब लोकेशन के, हमने इंडिया पे नहीं हमला किया था, हम तो लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं ना। हाँ जी। ईस्ट पाकिस्तान में इंडिया ने फौजें दाखिल करके हमारा बाजू तोड़ दिया। जी। इंडिया तो बाजू तोड़ सकता है, दुनिया से कुछ ना कहे, हम लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस भी मुजाहिदीन ना भेजें या फौजें ना भेजें, उस पर हम पूरी दुनिया के दहशतगर्द बन जाते हैं। ये कौन सा कानून है? तो हम लॉबिंग क्यों नहीं कर सकते? एग्जैक्टली, यहाँ पे लॉबिंग की बात। बिकॉज एक दफा इंडियन एनालिस्ट से जब हमारी बात हुई कि तुमने इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस फौजें क्यों भेजी, उसका हिसाब तो हम चुकाएंगे, क्योंकि हमने तो इंडिया को नहीं तोड़ा, इंडिया ने हमें तोड़ा। और ये वो पॉइंट है कि जो हमें इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल लेवल पे उठाना है कि जब इंडिया हमारा मुल्क तोड़ सकता है। हमारे इलेक्शन थे, उन इलेक्शन में जो भी जीते हम आपस में झगड़ा करें ईस्ट पाकिस्तान के साथ, ये हमारा मसला है, हमारा मसला है। तुमने फौजें क्यों दाखिल की? घर की बात, तुमने फौजें क्यों दाखिल की अंदर? इस लिहाज से
पाकिस्तान को पूरा हक बनता है इस आर्गुमेंट के तहत कि अगर कश्मीर में शोरिश है, ये प्रॉब्लम है, तो हम फौजें दाखिल करें या मुजाहिदीन की मदद करें, और इसमें हमें कोई शर्मिंदा होने की तो लेकिन हम उस लेवल पे क्यों नहीं आते बराबरी के? एग्जैक्टली, इसलिए कि हमारे हुक्मरान वो इन्वायरमेंट बिल्ड नहीं करते, वो परसेप्शन और मीडिया परसेप्शन मैनेजमेंट नहीं की जाती, वो डिप्लोमेटिक मुआहदे नहीं किए जाते। आप चीन जैसे मुल्क को अपने, चीन आपके चीन अपना यार है, दोस्त है। देखिए इंडिया ने चीन को किस तरह न्यूट्रलाइज किया, इस जानते हुए कि चीन पाकिस्तान का दोस्त है, उसने $100 अरब के मुआहदे कर लिए चीन के साथ। जी ऐसे ही। और जाहिर अब चीन के साथ मुआहदे करने के बाद चीन भी जरा खामोश हो गया कि यार मैं इतना ज्यादा तो कैसे बात करूं। तो चीन ने भी बार डिप्लोमेटिक से जवाब दिया कि मिल बैठ के आपस में बात करके मसला तय कर लो, हमें साथ नहीं दिया हमारा इस हवाले से। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ डिप्लोमेसी, स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स। मुसलमान लोग, हम लोग पाकिस्तानी बहैसियत, अगर हमारे लीडर्स कायद आज़म जैसे हो ना, वी कैन डू दैट। कायद आज़म ने उस वक्त पाकिस्तान भी नहीं बना था, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो हमने मसला फलस्तीन को इतनी ताकत से उठाया कि पूरा अंग्रेज दहल के रह गया था, हालांकि पाकिस्तान भी नहीं बना। यहाँ ये ऐड करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिनेरियोस हम देखते हैं आए दिन का जो है वो बजना शुरू हो जाता है, कभी हम देखते हैं कि फिर से कोई आमिर आ जाता है, फिर वही सूरत हाल हो जाती है, हर दफा कुछ पॉलिसीज चेंज होती है, कभी क्या हो जाता है, हमें कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल पाती। अगर सब नहीं मिलेगी तो जिस तरह से आप ये जो बातें कह रहे हैं कि बाकायदा हिकमत अमली होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, पब्लिक परसेप्शन जनरेट करें, मीडिया का रोल रखेगा। एक बड़ी तकलीफ की बात, लेकिन उससे पहले हम जो बात करते हैं वो ये कि बाज ऐसे नेशनल इंटरेस्ट होते हैं कि वो डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, हुकूमत के आने या जाने से तब्दील नहीं हो जाते। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया जी, लेकिन उसको खत्म किया जनरल ज़िया के दौरान। जी ऐसे ही। उस प्रोग्राम में एक टेडी पाई की कमी नहीं की गई, उसको बढ़ाया जी, बेहतरी आई। इसी तरीके से कश्मीर एक ऐसा इशू है कि जो पाकिस्तान की पूरी कौम अक्रॉस द बोर्ड, चाहे किसी सियासी मसलक नजरियात से कोई ताल्लुक रखता हो, कश्मीर के मामले पे कोई कॉम्प्रोमाइज, लेकिन हमारी सियासी कुव्वतें तो कॉम्प्रोमाइज करती नहीं है ऑन रिकॉर्ड जी। इसका ताल्लुक उन सियासी हुकूमतों के नापाक और पलीद किरदार से है, उसका ताल्लुक, क्योंकि हम इलेक्टी ऐसे करके लोग लाते हैं जिन पर केसेस बने होते हैं, एनआरओ के होते हैं, करप्ट होते हैं, इनकी दौलत मुल्क से बाहर रखी हुई होती है, जो बेटियों को जिंदा दफन करते हैं, यानी बाकायदा पार्लियामेंट में जिनकी डिग्रियां जाली हैं। जब आप ऐसे अफराद को लेकर आएंगे फिर उनसे ये तवक्को करें कि वो कायद आज़म और अल्लामा इकबाल और लियाकत अली खान की तरह कौमों की इज्जत और आबरू की हिफाजत भी करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। लियाकत अली खान को उस वक्त करोड़ों रुपया ऑफर किया गया कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। लियाकत अली खान का जवाब याद है आपको? फरमाते हैं, जेंटलमैन, आवर सोल्स आर नॉट फॉर सेल, हमारी रूहें बिकने के लिए नहीं है। उस वक्त के पाकिस्तान को राज वाले कहते हैं कि अमेरिका से पैसा न ले तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे, लिहाजा हम अमेरिका से पैसे लेके यही तो रोना है सर कि हमारी जो है डायरेक्शन सही नहीं होती। जिस बंदे की जो आता है, जिसके हाथ में लाठी आती है, उधर आपको कर देता है। वजह ऐसी क्या? वजह यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद आपने अल्लामा इकबाल को गुम कर दिया। अगर अल्लामा इकबाल की तालीमात को जिंदा किया होता ना, क्योंकि कायद आज़म को भी मोहम्मद अली जिन्ना से कायद आज़म बनाने वाले इकबाल थे, फिर यही बात रहती याद लोगों को कि तायर ला होती रिस्क से मौत अच्छी, इस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। फिर आपको ये याद होता कि मसला के मर्दान खुदागाह खुदा मस्त क्या होता है, वसत अफलाक में तकबीर मुसलसल, वो जो गैरत और जुर्रत का जो पैगाम है, ये हो नहीं सकता कि आपके और आप बहाने तलाश करें। आप बहाने तलाश करते फिरें इस बात के कि साहब हम अमेरिका से कैसे बात करेंगे, इंडिया से कैसे बात करेंगे। हम अपनी जफाकशी को, अपने किरदार को, अपने अखलाक को, अपनी जुर्रत को अगर हम इकबाल की फिलॉसफी के तहत संभाल के रखें, किसी की जुर्रत नहीं है कि हमारी आंखों में आंखें डाल के देखें, तो करना सिर्फ यही है। इस बात से कतई नजर के हुक्मरान हमारे पास पहुंच जाते हैं, ये मीडिया का किरदार है, ये तालीमी निज़ाम का किरदार। आप जो बात कर रहे हैं इसमें भी एक थोड़ी सी एडिशन करना चाहूंगा। हम ये देखते हैं कि अवाम के जो सेंटीमेंट्स हैं, अवाम का जो जज्बा है, वो तो मुतज़लज़ल नहीं हुआ। अवाम आज भी, हमने अभी थोड़ी देर पहले अपनी मिशन के दौरान भी अवाम का नुक्ता नज़र पहुंचाया लोगों तक, और मुख्तलिफ लोगों के हमारे नुमाइंदों ने जाकर इंटरव्यूज किए, सड़कों पर बात की गई, रेडी बांध से बात की गई, इसमें पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे से बात की गई, कॉलेज के नौजवान से बात की गई है, हर किसी से बात की गई, खवातीन से पूछा गया है। उन सब को वो सब तो यकसू हैं, वो तो बात करते हैं कि कश्मीर चाहिए। एक बात हम आपको बताएं, इंडिया की इस वक्त की जंग के देखिए, वो आप पे कौन सी जंग मुसल्लत किए हुए हैं। 63 साल पाकिस्तान की तारीख में हमारा दुश्मन इंडिया था, क्योंकि उसने कश्मीर भी लिया हुआ है, वो हमें तोड़ने की भी कोशिश करता रहा है, ईस्ट पाकिस्तान भी उसने तोड़ा है, और वो अजली अब भी दुश्मन है जिसने कोई मौका नहीं जाने देता, कोई मौका छोड़ता नहीं है। देखिए, ईरान हमें तबाह नहीं करना चाहता, अफगानिस्तान के साथ छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, चीन हमारे साथ कोई तरह, चीन तो हमारा दोस्त है। आस पास खित्ते में कोई मुल्क हमारे वजूद के खिलाफ नहीं है, या इसराइल खिलाफ है या इंडिया खिलाफ है। उसके बावजूद इंडिया को देखिए कि उसने आप पर कौन सी जंग मुसल्लत की। एक तरफ वो दहशतगर्द उन्होंने भेजे हुए जो पूरे मुल्क में खुदकुश हमले कर रहे हैं, उसके बावजूद पूरा पाकिस्तान के है वो शर्मनाक हद तक है। आज कश्मीर डे है,
पूरा इस्लामाबाद घूम के देखिए, हर खंबे पे, हर दरख्त के ऊपर इंडियन एक्ट्रेसेस की तस्वीरें लगी हुई हैं इश्तिहारों में। बिल्कुल, बहुत बड़ा पहलू है। और इस बात को, यानी आपने किया ये है इंडियंस ने कि आपका दुश्मन तब्दील कर दिया, यानी आपका जो असल दुश्मन है उन्होंने आपका रुख तब्दील करके अमेरिका की तरफ कर दिया। अमेरिका भी है बेशक, लेकिन अमेरिका साथ, यहाँ 7 समुद्र दूर अगर हम यहाँ मजबूत हो जाएं, लेकिन इंडिया हमारी जबान बोलता है, उसके ड्रामे उर्दू में होते हैं, हमारे घरों में उसके केबल चैनल्स पहुंच चुके हैं, हमारे बच्चों का अखलाक, किरदार, नजरियात तब्दील वो कर चुके हैं। हमारा बदतरीन दुश्मन वो है जो हमारी जबान बोलकर हमारे घरों में घुस चुका है। और हमारे मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि इस इंडियन हमले का, जो इनकी इंफॉर्मेशन वॉर है, जो परसेप्शन मैनेजमेंट वॉर है, इसका जवाब दें। आप अगर ये नहीं करेंगे तो ये कहना कि कश्मीर के साथ हमारी जज्बाती वाबस्तगी है, बेमानी बात। आज पाकिस्तान के ऐसे चैनल हैं कि जो कि इंडियन फिल्में चला रहे हैं। अब ये बात कश्मीर डे पे इंडियन फिल्में चलाना या पाकिस्तान के तमाम कैपिटल में इस्लामाबाद के अंदर हर खंबे के ऊपर इंडियन एक्ट्रेसेस की तस्वीरें लगना, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। लेकिन इसमें अच्छा डायरेक्शन दे देती है कि इंडिया किस अंदाज में। तो इसका मतलब तो ये है कि हम बहुत से शोबाजात में, हर शोबे में, यानी किसी भी शोबे से हमारा ताल्लुक है तो हम अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। हकीकत है कि नहीं कर रहे, द रियलिटीज नहीं कर, बाकी रिटोरिक है, बातचीत है, हकीकत में नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हमारे हुक्मरान और सियासतदान अपनी जिम्मेदारी अदा करते तो साफ बात थी कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर को उठाते, डंके की चोट पर कहते कि लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, हम जब चाहेंगे फौजें दाखिल करेंगे कश्मीर को लेने के लिए, या तो इंडिया पे दबाव डालो या हम तलवार की जोर पे लेंगे। फिर आप देखेंगे लोग कैसे भागते हैं कश्मीर, इंडिया पे दबाव डालने के लिए। इस वक्त इंडिया पर दबाव नहीं है, कोई दबाव इंडिया, मतलब अवाम का कोई किरदार नहीं है कश्मीर के कौज के हवाले से। देखिए ये कहना है, सिवाय कश्मीर डे पे चंद जलसे जुलूस निकालने के, आप आम जिंदगी में देखिए, अखबारों को उठा के, पिछले 1 साल से कश्मीर में इंतफादा, एक जदीद नया इंतफादा दोबारा जारी है। हजारों कश्मीर, और ये इंतफादा मिलिटेंट मुजाहिदीन नहीं कर रहे हैं, ये इंतफादा औरतें और बच्चे कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पे 1% भी इसको कवरेज नहीं मिल रही है। आप मुझे पिछले 1 साल से हो रहा है। आप कश्मीरी मुजाहिदीन से बात करें, आप कश्मीरी लीडर्स से बात कीजिए, वो रो रहे हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान ने हमें अबैंडन कर दिया। आपको हर किस्म की खुराफात तो नजर आती है चैनल्स के ऊपर। आप एयर टाइम उठा के देख लें ऑन एवरी डे कि इस चैनल ने आज कश्मीर को कितना कवरेज दिया। ठीक है, अच्छा, तो जैसे हर तरफ इतनी मजबूत दीवारें जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि खड़ी हुई हैं और हम दीवार के दूसरी तरफ नहीं देख सकते, आवाम जो है दीवार के दूसरी तरफ का मंजर नहीं देख सकते। मीडिया बकौल आपके कि वो अपने एजेंडा पर है और अपनी एक प्रोजेक्शन जिस चीज़ की करनी है उसको हाईलाइट करता है, जिसको छुपाना है बड़ी जो है तेज़ी के साथ छुपा जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और इसके अलावा सियासतदानों का है जो वो अपने उनके इंटरेस्ट हैं या उनके जो अमेरिका के साथ जो उनके इंटरेस्ट हैं, जिनके डॉलर्स चाहिए या जो भी मामलात हैं, ये सब तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। तो इसमें तो हम आवाम को इस चैनल के जरिए, हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए कोई उम्मीद की किरण नहीं दे रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मजीद वो पहले ही डिप्रेशन में, देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं। देखिए, उम्मीद की किरण क्या है? उम्मीद की किरण ये है कि माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में नौजवान नस्ल अल्लामा इकबाल को दोबारा जिंदा कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रियोटिज्म, नौजवान नस्ल में मुसल्लह अफवाज में, देखिए मुसल्लह अफवाज पिछले कई बरस से हालत जंग में, और हालत जंग में होने की वजह से कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं। और जब शहादत का वक्त होता है तो ये पर जज्बात उरूज पे होते हैं। ये राइट टाइम है। पाकिस्तान के नौजवानों में पिछले 2-3 साल से जो हमने मिशन, माशाल्लाह तकमील पाकिस्तान का जो मिशन शुरू किया, मीडिया पे हमने 3 साल पहले जो काम शुरू किया, उसकी वजह से अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी फैले हुए हैं, पाकिस्तानियत, इकबालियात, अल्लाह रसूल से ताल्लुक और नजरिया पाकिस्तान को दोबारा अल्लाह ने जिंदा किया। और हम इस वक्त हुकूमत का किरदार देखते हैं कि वो कमजोर है, हुकूमत का किरदार देखते हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन जो पाकिस्तान के नौजवान मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग और मीडिया में वो तमाम पेट्रियोटिक एलिमेंट्स, इससे ज्यादा खूबसूरत वक्त हमने पिछले 20 साल 30 साल की तारीख में कभी नहीं देखा। ये नई नस्ल जो पैदा हुई है हमारी 21वीं सदी के आगाज में, ये बच्चे वो हैं जो 80s में 90s में पैदा, लेकिन इनको गाइडेंस कौन देगा? गाइडेंस के हाथ कौन मजबूत करेगा? देखिए, गाइडेंस इनको दी जा रही है अल्लाह के फजल से। बेशक आवाजें थोड़ी हैं, लेकिन अब हमारे वजूद में, हमारे खून को आप निकाल के देखिए, लोग नहीं पाकिस्तानी कौम की बात कर रहे हैं, इसका डीएनए टेस्ट करा लें तो उसमें अल्लाह के रसूल से और पाकिस्तान से जो इश्क है वो इसके वजूद में है। ये बिल्कुल ठीक है, ये जज्बाती बात है, यकीनन हमारे ईमान का हिस्सा है, जज्बात ईमान से भी हैं। लेकिन डॉक्टर सर, हम ये चाहेंगे कि हम कोई अमली बात भी करें कि सोल्यूशन क्या है। आप प्रिवेलिंग सिचुएशन को हम देख रहे हैं, अगर हम ये कहते नहीं होनी चाहिए, ठीक है, देखिए बहुत सारी बातें, मिसाल के तौर पे इस पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल, इस पाकिस्तान की मईशत ठीक होने की जरूरत है, इसकी जुडिशियल सिस्टम ठीक होने की जरूरत है, पूरे स्ट्रक्चर को हम कैसे ठीक करें? पूरे स्ट्रक्चर या कुछ तो नहीं हो सकता। अब लेकर आना ये अलग बहस है पूरी है, लेकिन वो बहस मौजूद, वो बहस हम कर भी चुके हैं। सियासी निजाम के अलावा भी अदरवाइज हमारे शोबा जाते हैं, लेकिन मीडिया की हमने वो सब कुछ, आप हुक्मरान को दुरुस्त कर लीजिए। सैयदना उमर
यूरोप तक लोग ज़कात लेकर फिरते हैं और कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता। देखिए हुक्मरान की बरकत होती है। उस सारे पहलुओं पे हम बात करेंगे। कश्मीर के पहलू पे अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये कि एक बात ध्यान में रख लीजिए कि हमें दोबारा से जिस चीज को रिवाइव करना है कि अपने दुश्मन को दोबारा आइडेंटिफाई करना है। हमारा दुश्मन मशरक में बैठा है, हमारा दुश्मन वो है जिसको कायद आज़म ने दुश्मन कहा, वो दुश्मन है जिससे छीन कर हमने पाकिस्तान बनाया। इसकी सिमत ना गुम करें। ये जो अमन की आशा के नाम के ऊपर पाकिस्तान के घरों में उनके नजरियात, उनके मीडिया, उनका मजहब, उनकी खुराफात हमारे सफों में दाखिल हो चुकी है, इसको ब्लॉक करें पहली बात। लेकिन ये भी तो मुख्तलिफ कोशिशों का हिस्सा है ये सारी बातें। हम जब देखते हैं कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमने अस्करी कुव्वत भी आजमा कर देख ली, हमने सिफारती सतह पर भी बातें करके देख ली, मीडिया आवाम को भी करीब लाने की बातें की। अमन की आशा का आपने हवाला दिया कि उसमें आवाम को करीब लाने की कोशिश की गई है, राइटर्स को करीब लाने की कोशिश की गई है, मीडिया को करीब लाने की कोशिश की गई है। जी हाँ, हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ असरात नजर आते हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी साथ में आ रही हैं, उनका कल्चर आ रहा है, उनकी बाकी चीजें आ रही हैं, ठीक है। उसको डिफेंड करने के लिए फिर हमारे यहाँ क्या करना चाहिए, हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? पहली बात, इकबाल को जिंदा करें, गो बैक टू योर रूट्स। जो आपके फाउंडिंग फादर्स ने किया था, जो बाप दादा ने किया था, वो करें। हम आपको ये नहीं कह रहे कि किसी साहब का फतवा लेकर आइए, हम आपको ये नहीं कह रहे कि 1000 साल पुराने चले जाइए। जो कायद आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने, लियाकत अली खान ने किया था, वो कीजिए। लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी 1949। करारदाद मकासद हमारे बड़ों ने पास किया ना, इस करारदाद मकासद को दोबारा जिंदा कर लीजिए। जो लिखा हुआ है कर लीजिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 62-63 में कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जिस किरदार के लोग आएंगे उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। जिस लम्हे आप ये करेंगे, आप अल्लामा इकबाल के उस नजरिए, उस फिक्र के मुताबिक निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोज जैसे हुक्मरान अंदर ले आएंगे, बाकी काम फिर उन्होंने करना है। उनको फिर अपनी मंजिल आसमानों में नजर आएगी, उनको बताना नहीं पड़ेगा क्या। जैसा आपने फरमाया कि कायद आज़म ने जहाद किया था, मतलब इसका मतलब ये कि ये मसला अब बातचीत या मुज़ाकरात से नहीं हल होने वाला। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि इंडिया पे दबाव नहीं है, जी दबाव बढ़ाना है। अब दबाव बढ़ाने के दबाव बढ़ाने के लिए आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कर सकते हैं। दबाव बढ़ाने के लिए आप यूएन के रेजोल्यूशंस को करने के लिए जोर लगा सकते हैं। दबाव बढ़ाने के लिए आप इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा और परसेप्शन वॉर कर सकते हैं। दबाव बढ़ाने के लिए आप जहाद को सपोर्ट कर सकते हैं। यही तरीका है ना। कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन जहाद कर रहे हैं, वो सारे कश्मीरी हैं, यानी औरतें और बच्चे अगर निकलकर अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जैसे आज मिस्र में कर रहे हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते दहशतगर्दी हो रही है। और उसको सपोर्ट करना कोई दहशतगर्दी नहीं है, चाहे हम जिस तरह मर्जी सपोर्ट करें। और जंग आजादी को सपोर्ट करना अगर दहशत, इन्होंने फिर जर्मन के खिलाफ क्यों फ्रांस को आजाद कराया, वो भी दहशतगर्दी थी। फिर स्टेप वाइज कोई रोड मैप बताएं कि हमें किस किस हवाले से क्या क्या करना है। पहली बात कहेंगे तो एक तो यह कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए, आप ये फरमा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के ये वो इंटरेस्ट है जिसका ताल्लुक, जिस तरह हमने कहा, एटमी प्रोग्राम हमारा, हुकूमत कोई हो या ना हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जी बिल्कुल दोस्त। पाकिस्तान के मीडिया को, दानिश्वरों को, पाकिस्तान के नौजवानों को ये बात बिल्कुल अपने जहन में पुख्ता कर लेनी चाहिए कि हमारा अजली अब्दी दुश्मन मशरक में बैठा हुआ। दुश्मन का टारगेट ना बदलने दें, दुश्मन को अपने घरों में ना दाखिल होने दें, वो हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। पहला काम तो ये कीजिए कि अपनी नजरियात, अपनी आइडियोलॉजी को जिंदा करें। पहला काम हम बता रहे हैं, इकबाल को जिंदा करें। जिस लम्हे आपने इकबाल को जिंदा कर दिया, जिस शख्स ने, यकीन कीजिए, ये सारी बातें कि हम क्या करें, हम कहां जाएं, हम किधर जाएं, ये वो आदमी करते हैं जिन्होंने इकबाल को नहीं पढ़ा हुआ होता। इकबाल ने टेक्स्ट बुक दी हुई है यार, सब कुछ बता दिया। एक इंसान को जब वो अंदर से जिंदा कर देते हैं, उसके बाद उस शख्स को अपनी मंजिल आसमानों में नजर आती है। उसको नहीं बताना पड़ता कि इस्लामी रियासत के खदोखाल क्या होते हैं, हम कश्मीर कैसे आजाद कराएं, जिंदा कौमों की इज्जत और आबरू की हिफाजत कैसे की जाती है। कुरान को अगर सामने रख लें, इकबाल कुरान की तशरीह है बिल्कुल। तो उस सर, इधर आपने कंप्रोमाइज की बात की, मैं ये बात आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हमारी हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत कंप्रोमाइज करती है या आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोल्यूशन लेकर आती है, तो आपकी नजर में क्या ये सही है? देखिए, बात इस वक्त ये हो रही है कि कश्मीर पे मुख्तलिफ फार्मूलाज देने की बात की जा रही है। कंप्रोमाइज कर लो, लाइन ऑफ कंट्रोल कोई बॉर्डर बना लेते हैं, चनाब फार्मूला ले लेते हैं कि जी चनाब के इस तरफ वाला इलाका तुम ले लो, उधर का हमें दे दो। मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही है। बात यह है कि इसमें से कुछ भी नहीं होने वाला। इंडिया बिल्कुल कंप्रोमाइज किसी भी चीज पर नहीं करेगा। वो सिर्फ एक चीज पर राजी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को बॉर्डर बना लें, बस। जो आपने ले लिया ले जाए, जो हमारे पास हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली एक बात हम आपको बता दें, चाहे किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, कश्मीर का फैसला आखिर में बतौर शमशीर ही होगा। और इंडियंस मानने वाले हैं नहीं, लेकिन इंडियन फेडरेशन भी अब वो नहीं है कि जो आज से 20 साल 30 साल पहले थी। बीच में सिखों की मूवमेंट डेवलप हो चुकी है, वो पूरा खालिस्तान बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं। नक्सलाइट्स हैं जो ऑलमोस्ट 40 to 45% इंडिया पे उनका कब्जा होने जा रहा है। माओइस्ट हैं, नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जो आजाद होने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं।
इस वक्त पूरा जियो पॉलिटिकल एनालिसिस यही है कि इंडियन फेडरेशन के अंदर इतने प्रेशर बिल्ड हो चुके हैं कि आने वाले वक्तों में इंडियन फेडरेशन यूगोस्लाविया की तरह या ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की तरह डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये ओवर एम्बिशियस बातें हैं, ठीक है, अगर हम देखें हमें विजन रखना चाहिए, माशाल्लाह एक थिंक टैंक के तौर पर विजन नहीं आप रखना चाहिए, बल्कि थोड़ी सी हेल्प भी करनी चाहिए कि वो जरा छोटा हो जाए। हाँ, क्योंकि और उसमें हेल्प करने में हर्ज भी कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान तोड़ा है और उसका हिसाब हम चुकाएं तो उनको शिकायत नहीं करनी। ठीक है, लेकिन हमें जो है आलमी तनाजुर को भी सामने रखना है, मौजूदा तनाजुर को भी सामने रखना है, उस हवाले से बात करनी है। बहुत सियासी सिनारियो भी हमारे सामने है और सारी बातें भी स्वार्थी सतह पर बातें हो रही हैं। अच्छा, कुछ फिंगर टिप्स पर अगर सर गिनवा कर मुझे बता दें कि जी हमें ये कुछ करना है, ठीक है, आप अगर इस अप्रोच को भी लेते हैं कि हमें बिल आखिर अस्करी जो है उस किरदार अदा करना पड़ेगा और उसी कुव्वत को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें स्टेप वाइज क्या करना है? पहला काम, इंडियन मीडिया को पाकिस्तान में बंद करें। जी, इंडियन मीडिया में जो जहर आ रहा है वो आपके हर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को कंप्रोमाइज कर रहा है। वो दिखा रहे हैं कश्मीरी दहशतगर्द हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, वो दिखा रहे हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कश्मीर अटूट अंग है हमारा, वो दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान गलत बना था, दोबारा मिल जाना चाहिए जाके, वो बता रहे हैं कायद आज़म से गलती हुई थी। ये सारी हमारी नजरियाती और रूहानी असास को, हमारी नस्लों को तबाह करने के लिए ये इंडियन आर्टिलरी जो उनकी मीडिया की शक्ल में, स्टार की शक्ल में आ रही है, पहला काम, यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस 1 2 3 4 हम क्या करें? पहला काम, इंडियन मीडिया ब्लॉक, चैनल्स को बैन, इंफॉर्मेशन का जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उनको देखिए, आप दुश्मन अगर तोपों से फायर करें, आप क्या करेंगे? रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? इस वक्त उनकी तोपें जो है स्टार मीडिया, इनके सारे के सारे चैनल्स हैं। इस वक्त हमारे बच्चे उर्दू भूल चुके हैं, हिंदी सीख रहे हैं, क्योंकि नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी तक हिंदी में। अगला कदम क्या है? दैट इज पार्ट 1। नंबर 2, अपने मीडिया को, अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव कीजिए इकबाल की आइडियोलॉजी पे। आपकी रूहानी और नजरियाती असास आपके पास होनी चाहिए। अपनी कौम को अपनी दोबारा उस रूहानी असास पर लेकर जाएं जिस पर हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया था। सर, जबकि हमारा मीडिया, हमारे चैनल्स उनके प्रोग्राम्स चला रहा है। आपको हम सिर्फ ये बता, अब इसको करना किस तरह है वो दूर की बात है, हम आपको स्टेप बता रहे हैं। नंबर 1, इंडिया ब्लॉक, इंडियन चैनल मीडिया ब्लॉक कीजिए, उनकी आर्टिलरी बंद करें, उनकी फिल्म एक्ट्रेसेस को टीवी के इश्तिहारों में हमारे इस्लामाबाद के खंभों से उतारें, अपने चैनल्स में बंद करें प्रोग्राम। नंबर 2, अपने चैनल्स को रिवाइव करें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे, हमारी आइडेंटिटी पे, हमारी शनाख्त पे। नंबर 3, उर्दू जबान को गुम मत होने दें। उर्दू को ये इंग्लिशाइज कर रहे हैं या हिंदुआइज कर रहे हैं, या अंग्रेजी जबान से इसको तब्दील किया जा रहा है या उसमें हिंदी शामिल की जा रही है। उर्दू को जिंदा करें, ये तीसरा स्टेप है। नंबर 4, पाकिस्तान अपनी जो इस वक्त अमेरिका के साथ, अमेरिका को सख्त जरूरत है हमारी, अफगानिस्तान में ये फंसे हुए हैं, हम इतने कमजोर नहीं हैं। एक स्ट्रांग डिप्लोमेसी की जा सकती है कश्मीर के ऊपर कि अगर इंडिया को आप प्रेशराइज नहीं करेंगे कश्मीर पर आके बात करने के लिए, तो फिर ये हालात आगे जाके जंग में तब्दील हो सकते हैं। हम अफगानिस्तान में तुम्हारी मदद नहीं करेंगे अगर तुम कश्मीर का मसला सॉल्व कराने में हमारी मदद नहीं करते। आप प्रेशर डालें, वो करेंगे, प्रेशर डालने की बात, ये सियासी सतह पर, ये सियासी सतह पर मीडिया इंफॉर्मेशन वॉक। और उसके बाद चौथे लेवल पर खुल्लम खुल्ला हर फोरम जो रेजिस्टेंस है और जो कश्मीरी इंतफादा जो उठे हुए हैं, औरतें बच्चे, उनको हर लेवल पर प्रमोट करें और फिर खुल के पॉलिसी डिसीजन अनाउंस करें कि हम कश्मीरियों की हर लेवल पर मदद करेंगे, सियासी, नजरियाती, रूहानी। ये हम फौजी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते उसमें, हम जो मदद की बात करते हैं ना, हम कहते हैं नजरियाती, रूहानी, सियासी, पता नहीं अखलाकी, इस किस्म के फौजी। हमें कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हमने कारगिल जो ऑपरेशन किया था 99 में, कारगिल हम के लिए जो 48 में बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इसके कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे। हमें ज्वाइन करने वाले अपने तमाम नाजरीन को सोनी धरती टीवी चैनल पर यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से सजाई गई इस स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस ट्रांसमिशन को अब हम इसके इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज सारा दिन हमने कोशिश की है कि मसला कश्मीर को किसी तरह से समझा जाए, उसके क्या क्या पहलू हैं, तारीखी पस मंजर में क्या है, उसके अलावा हमारी काविशें क्या रही हैं, हमने कहाँ पर संजीदगी से कोई कोशिश की है, कोई कदम उठाया है, कहाँ हमसे गलती कोताही सरजद हुई, उसको कहाँ हमने तब्दील किया, क्या करना चाहिए, पॉलिसी के क्या मामूलात हैं, अवाम का क्या किरदार होना चाहिए। अभी इस हिस्से से पहले जब हम बात कर रहे थे तो मीडिया के किरदार पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। ज़ैद साहब ने फरमाया कि जी हमें मीडिया को अपना किरदार बहुत ज्यादा अदा करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि अगर हम पाकिस्तान की आइडेंटिटी को अपने हाथों से मसक कर देंगे तो यकीनन हम किसी अच्छी डायरेक्शन सफर नहीं कर रहे, किसी अच्छी समत में नहीं जा रहे। तो यकीनन मसला कश्मीर जो पाकिस्तान की पॉलिसी का एक बहुत अहम जुज है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हो, हाँ पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी हो, हर एक में मसला कश्मीर का बहुत अहम किरदार है और उसे हम तब तक फुलफिल नहीं कर सकते, उसका मकसद हम तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक इस मसले को हल न किया जाए। उसके बहुत से पहलू हमें सर ने बताए हैं जिनमें हम बात कर रहे हैं। अच्छा सर, आप प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं और कंक्लूजन में आना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, जो बात हम पहले कह रहे हैं कि आपको आज या कल कश्मीर पे जंग करनी पड़ेगी क्योंकि इंडिया आपका पानी बंद कर देगा वहां से। आप ये अफोर्ड तो कर सकते थे कि कश्मीर के मसले को डिले कर दें 30 साल, 50 साल, 60 साल, यानी आप ये कह रहे हैं कि हम ज़हनी तौर पर तैयार, लेकिन पानी बंद कर दिया जाए
تو پھر آپ زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکیں. مطلب تو کوئی سر اور وہ option نہیں ہے. انٹرنیشنل جو ایک الائنس ہے اور ہمارا یہ ہم آپ کو پولیٹیکل پریشر جو ہے یہی بات. international- اب ہم 3 پیغام چونکہ کنکلوژن ہے, ہم صرف 3 پیغام پاکستانی قوم کے لیے ہم صاف صاف کہتے ہیں کشمیر کو نہ بھولنا کبھی. کشمیر کو بھول گئے تمہارا وجود مٹا دیا جائے گا. کشمیر کے مسلمانوں کو ضرورت ہے اس وقت ہمارے میڈیا کو, ہماری پاکستانی قوم کو پوری قوت کے ساتھ کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے. دوسرا پیغام ہم دے رہے ہیں انڈینز کو, یہ نہ سمجھنا کہ تم کشمیر رکھ لو گے. ہم اس کو بجور شمشیر لیں گے اور لے کے تمہیں دکھائیں گے. ہم نے 1000 سال ان پہ حکومت کی, اگلے 1000 سال بھی کر لیں گے. وہ یہ نہ بولیں گے دفعہ اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ڈیسائسولی کشمیر کو لینا ہے, پھر یہ جنگ کشمیر میں نہیں رکے گی. اس کا فیصلہ پانی پت کے میدان جنگ میں ہوگا. اور پانی پت تک آنے کا مطلب تاریخ ریپیٹ کرے گی اپنے آپ کو کہ ونس مسلمز ریچ پانی پت then they capture Delhi also. اور اس کی حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہمیں بشارت ہے کہ مسلمان ایک دفعہ پھر انڈیا کو کیپچر کریں گے. کشمیر انڈینز کی حماقت ہے, انڈینز کے اپنے اندر بڑے پڑھے لکھے لوگ ارندوتی رائے جیسے نہیں کر سکے گا. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر کشمیر کا پریشر رہا ہمارے اوپر تو باقی انڈیا بھی ڈوب جائے گا اس کے ساتھ. اور انڈینز کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ کشمیر کے معاملے پہ آزادی رائے کا اظہار کرنے دیں ان کو جو فیصلہ کشمیری کرتے ہیں ہمیں قبول ہے وہ. اچھا, عوام کا کردار سر تھوڑا سا. اور عوام کو ہم یہی بات ہم کہیں گے, کشمیر کو نہ بھولیں کسی صورت میں. اپنے گھروں سے انڈین چینل نکالیں, اپنے گھروں سے انڈین میڈیا کو بند کریں. اپنی عزت اور آبرو اور غیرت کا سودا اس طرح نہ کریں کہ ایک طرف آپ کے مجاہدین بچے پاکستانی فوج کے جوان سرحد پہ مقابلہ کر رہے ہیں, کشمیر کے لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں, اور گھر میں آپ انڈین ڈرامے دیکھ کر اپنی آئیڈیالوجی کو, اپنی آئیڈینٹی کو, اپنے نظریات کو کمپرومائز کر رہے ہیں. اور بے حیائی کا وہ پیغام جو ہندو ہماری عورتوں اور بچوں کو گھروں میں دے رہا ہے اس کو روکیں. یہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ جتنی مرضی طاقت, ٹینک, توپ, ہتھیار لے کے انڈین پہ چڑھ جائیں, آپ ان کی جنگ نہیں کر سکتے اگر وہ آپ کی عورتوں کو, آپ کے گھروں میں آپ کے بچوں کو کمپرومائز کر رہے ہیں پیچھے. یہ انڈین میڈیا ان کا سب سے شدید ہتھیار ہے. ہمیں انڈیا کے ایٹمی ہتھیاروں سے خطرہ نہیں ہے جتنا ان کے میڈیا سے خطرہ ہے. بالکل ان کی فلموں سے انفارمیشن کی جو یہ جنگ ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں. بحیثیت قوم, پاکستانی قوم کو اب انڈین میڈیا کو بند کرنا ہے, بوائیکاٹ کرنا ہے. اگر حکومت نہیں کرتی اپنے گھروں میں تو ہم چینلز کو بند کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ کے بہت ممنون ہے کہ آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا اور ہماری قوم کی جو ایک خدمت ہم کر رہے تھے اس میں ہمارے ساتھ ہاتھ آپ نے آ کر تھاما. آپ کے وقت کے بہت ممنون ہے.